आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में समझने जा रहे हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो गैसियस इलेक्ट्रोड है। पहली बार आप इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्लास में किसी गैस के इलेक्ट्रोड हाफ सेल का स्टडी करने जा रहे हैं। जब किसी मेटल का हाफ सेल तैयार करना होता है तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है कि मेटल का रड लेते हैं और उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबा देते हैं, तो आप उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हाफ सेल कहते हैं। तो यहाँ पर आज का क्लास इंपॉर्टेंट और खास इसलिए है क्योंकि आज आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसी गैस का इलेक्ट्रोड बनाने जा रहे हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल आपने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल होता है, एक जिंक का एक कॉपर का। किसी एक हाफ सेल के पोटेंशियल के बारे में यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आज पहली बार पढ़ेंगे। यानी आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल होता है, एक जिंक का एक कॉपर का, एक में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और एक में गेन। तो एक लॉस के कारण पोटेंशियल उत्पन्न करता है, गेन के कारण। तो कैसे हम इसका मेजरमेंट कर पाएंगे वो आज का क्लास आपको अच्छे से समझाने वाला है। इसलिए आप जितना हो सके ध्यान से इस पूरे कंप्लीट क्लास और वीडियो लेक्चर को ध्यान से आप अच्छे से देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आगे का क्लास। क्योंकि आज का क्लास केवल आज तक सीमित नहीं है, लगभग आगे के सारे क्लास का कनेक्शन आज के पढ़ाई से है। इसलिए आप जितना ध्यान से सुनेंगे आपका पढ़ाई आसान होगा, नहीं सुनेंगे तो कल से पढ़ने के लायक नहीं रहेंगे इस क्लास में। इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं आज का क्लास कॉन्सेप्चुअल है, समझने लायक है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा और बहुत ही आसान है। अगर समझ गए तो, नहीं समझे तो दिक्कत है। देखिए क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ध्यान दीजिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझाते हैं, ये बनता कैसे है ये बताते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें जरा ध्यान दिया जाए, हर एक बात सुनते हुए ध्यान से समझने पर अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ये है एक ग्लास ट्यूब और इसमें एक प्लेटिनम वायर लगाया गया है और इस प्लेटिनम वायर को कार्बन ब्लैक से इसका कोटिंग किया गया है। कार्बन ब्लैक से इसका कोटिंग किया गया है इस प्लेटिनम वायर का। और यहां से इसका कोटिंग इस ढंग से किया गया है।
और ये जो है प्लेटिनम का प्लेट है जो आप निचले सिरे पर देख पा रहे हैं, और ये H2SO4 के मोलर सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। ये H2SO4 के मोलर सॉल्यूशन में ये प्लेट डूबा हुआ है। यहाँ H2SO4 का मोलर सॉल्यूशन लिया गया है। तो जब 1 atm प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रखने वाले इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस को इस छिद्र की सहायता से प्लेटिनम वायर के चारों तरफ लगातार प्रवेश कराया जाता है। तो इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को, इसी प्रायोगिक व्यवस्था को हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पहली बार आप किसी गैस का हाफ सेल बना लिए, क्योंकि मेटल का हाफ सेल बनाना आसान था। मेटल का रड को आप आसानी से काटकर उसको उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यानी उसके लवण के घोल में डुबा देते थे। तो इस प्रायोगिक व्यवस्था को हाफ सेल कहते थे। यहाँ हम किसी गैस का हाफ सेल तैयार किए और ये इसका अपना पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है। अब ये कितना ज़्यादा हेल्प कर सकता है ये आगे के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टॉपिक में अभी तुरंत पता चलेगा कि 0.00 वोल्ट पोटेंशियल होना ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और दूसरा बात कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन भी। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है और ग्रहण भी। तो ये दो ऑक्सीकरण अवस्था लाने के कारण ये हाफ सेल हाइड्रोजन का अर्ध सेल ऑक्सीकरण अर्ध सेल का भी काम कर सकता है, अवकरण अर्ध सेल का भी। एनोड भी बन सकता है, कैथोड भी। तो यहाँ पर ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आपने अध्ययन किया। एक बार फिर से शुरू से अंत तक, जब 1 atm दाब 298 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन गैस को इस कांच की नली में, जिसमें कि एक प्लेटिनम का तार लगा है, कार्बन ब्लैक से लेपित है और इसके निचले सिरे पर प्लेटिनम का प्लेट है जो H2SO4 के मोलर घोल में डूबा है, लगातार प्रवाहित करते हैं। तो यही प्रायोगिक व्यवस्था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाती है। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.00 वोल्ट होता है। ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। जब एनोड की तरह कार्य करेगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जब एनोड की कैथोड की तरह काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब ये कब त्याग कब ग्रहण पूरा डिटेल में आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव भी पढ़ते समय मिलेगा। तो ये था आपका जो टॉपिक, उसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं कि जब ये एनोड की तरह कार्य करेगा तो इस पर लॉस होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस परिवर्तित होगा हाइड्रोजन आयन में और ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और जब ये कैथोड की तरह कार्य करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी हाइड्रोजन आयन परिवर्तित होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ये प्लेटिनम के वायर पर मुक्त होगा हाइड्रोजन गैस के रूप में। तो यहाँ पर ये एनोड के रूप में और ये कैथोड के रूप में देख सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो ये एनोड का रिएक्शन है, इस पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ, ये कैथोड का रिएक्शन है। तो अब मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ते समय सारा कॉन्सेप्ट आपको और ज्यादा इसका रोल समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव कौन से टॉपिक से रिलेटेड है ये पूरा आप समझने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव है क्या। मानक इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी इलेक्ट्रोड को SHE के साथ मानक अवस्था में युग्मित किया जाता है तो दोनों के विभव के अंतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक बार फिर से, जब किसी इलेक्ट्रोड को SHE के साथ मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ 1 atm दाब 298 केल्विन ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले घोल को रखते हुए युग्मित करते हैं गैल्वेनिक सेल के रूप में, तो दोनों के विभव के अंतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सवाल उठता है कि ये मानक इलेक्ट्रोड विभव निकलेगा कैसे, किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव कैसे निकलेगा, और हम जो अभी डिफिनेशन बोल रहे हैं इसका पूरा अर्थ आप कैसे समझेंगे। तो आइए एकदम जीरो लेवल से आपको ये दे रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा।
ये है आपका विद्युत रासायनिक सेल। ध्यान से हर एक बात को समझेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे तो पूरा पूरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ध्यान दिया जाए, विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होता है, एक जिंक का और एक पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और एक ग्रहण। आप लोग पिछले क्लास में एक टॉपिक पढ़ कर आए हैं, इलेक्ट्रोड विभव, जिसमें क्या बताया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि जब किसी धातु के छड़ को उसके लवण के घोल में डुबाते हैं तो धातु का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके घोल में जाना जाता है। धातु का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके घोल में आयन के रूप में जाना जाता है और धात्विक आयन जो घोल में स्थित है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रड पर मुक्त होना चाहता है। तो धात्विक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता और धात्विक आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता का नाम इलेक्ट्रोड विभव। आज का जो क्लास है वो इस बात को डिटरमाइन करने के लिए आया है कि कितनी क्षमता से ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके घुल में जाएगा और कितनी क्षमता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये रड पर मुक्त होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, आप जब इलेक्ट्रोड विभव पढ़े थे तो आपको समझते समझते इलेक्ट्रोड विभव ये बात समझ में आ गया था कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीकरण विभव, एक अवकरण विभव। अगर आप वास्तव में अच्छे से समझे हैं तो आप इसके इलेक्ट्रोड विभव को क्या नाम देंगे, ऑक्सीकरण विभव, और इसके इलेक्ट्रोड विभव को। आज वो क्लास है जिसमें हम ये निर्धारित करने जा रहे हैं कि कैसे, कितना क्षमता से ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके घुल में जाता है। मतलब जिंक का, केवल जिंक का इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता हम निर्धारित करने जा रहे हैं और केवल कॉपर आयन का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रड पर मुक्त होना जो संपन्न हो रहा है वो कितनी क्षमता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। तो दोनों की क्षमता का निर्धारण मानक इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से होगा। और मानक इलेक्ट्रोड विभव का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब किसी इलेक्ट्रोड को SHE के साथ युग्मित करते हैं मानक अवस्था में तो दोनों के विभव के अंतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं आप ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए वोल्टामीटर यूज किया जाता है और ये वोल्टामीटर मतलब वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर दोनों के विभव के अंतर को बताता है। आप ही बताइए, अगर हम यहाँ वोल्ट मीटर अटैच करेंगे तो ये पोटेंशियल किसके कारण बताएगा, जिंक के कारण बताएगा कि विभव कॉपर के कारण बताएगा, दोनों के कारण बताएगा। और हमको दोनों के कारण नहीं चाहिए, हमको केवल जिंक का अलग चाहिए, कॉपर का अलग चाहिए। तो हम अब क्या करें, कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि जब वोल्ट मीटर से अटैच करेंगे तो ये दोनों का विभव का अंतर दे देगा और हमको किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव आज चाहिए, जिंक का अलग चाहिए कि कितना क्षमता से ये त्याग कर रहा है और कॉपर का अलग चाहिए कितना क्षमता से ये ग्रहण कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस जिंक को यहीं रहने देंगे और यहाँ पर हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ला देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वोल्ट मीटर यूज करने का ये है कि जब तक से दो पॉइंट से अटैच नहीं करेंगे वोल्ट मीटर बताएगा नहीं पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब नहीं बताएगा तो हम कैसे जानेंगे, इसलिए किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव कभी नहीं निकाला सकता है। तो एक इलेक्ट्रोड का विभव नहीं निकाला जा सकता है तो हम यहाँ निर्धारित नहीं कर पाएंगे। तो हम इसके मानक अवस्था में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम कॉपर को हटा रहे हैं और इसके जगह पर ला रहे हैं SHE। तो हम यहाँ अगर कॉपर को हटाकर SHE को लाए तो ये फिगर जो देख पा रहे हैं आप, ये फिगर अब कैसा दिखेगा ये आपको सेल डायग्राम में हम दिखा पाएंगे, क्योंकि आपको हम सेल डायग्राम बनाने के लिए समझा चुके हैं। जिंक इस तरह से अपने जगह पर ही रहेगा, हम इसको नहीं टच किए हैं, ये यहीं पर ये अर्ध सेल है, लेकिन अब हम इसके जगह पर सीधे सीधे हाइड्रोजन को ला दिए, कैथोड के रूप में हम SHE को ला दिए, SHE को ला दिए और अब हम दोनों के बीच वोल्ट मीटर अटैच कर दिए। हमको एक चीज बताइए, दो व्यक्ति है A और B, A के पास 100 रुपया है
और बी के पास कुछ नहीं है। आपसे पूछेंगे कि दोनों व्यक्ति में रुपए का डिफरेंस कितने का है। ये डिफरेंस किसके कारण आया? उसके कारण आया जिसके पास है। उसके कारण आया जिसके पास है। तो किसके कारण? ए के कारण। तो अगर वोल्टमीटर डिमांड करता है कि हमको 2 पॉइंट चाहिए, जब तक से नहीं जोड़िएगा हम पोटेंशियल नहीं बताएंगे, विभव नहीं बताएंगे। तो हम अगर अब वोल्टमीटर जोड़ेंगे यहां, तो बताइए जल्दी से, इसका अपना पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है। अब वोल्टमीटर अगर पोटेंशियल बताएगा तो किसके कारण बताएगा? और जिंक का अपना पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहता है 0.76 वोल्ट होता है। तो वास्तव में जो डिफरेंस आया वो कितना? ये पोटेंशियल डिफरेंस आया तो किसके कारण आया? तो हम किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने में आज कामयाब हो गए। हम पूरे सेल के कारण विभव नहीं निकाले हैं, हम केवल जिंक का कैपेसिटी निकाले हैं कि जिंक कितना कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके घोल में गया आयन बनकर। उसी तरह अब हम कॉपर का कैपेसिटी जानना चाहते हैं, तो अब हम जिंक को हटा देंगे और हम अब किसको लाएंगे? कॉपर को। तो कॉपर को लाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अब हम जिंक को हटा रहे हैं, वहां पर हम हाइड्रोजन SH ला दिए, जिंक के जगह पर SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ला रहे हैं और ये एनोड की तरह कार्य करेगा। एनोड वाला रिएक्शन यहां करवाते हुए लिख रहे हैं और यहां पर कॉपर अपने जगह पर कायम है। और अब बताइए, वोल्टमीटर पोटेंशियल बताएगा तो किसके कारण बताएगा? इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण कि ग्रहण के कारण? तो यहां इसका पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहता है 0.34 वोल्ट। तो अंतर कितना का? क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना होता है? तो क्या ये बात आप लोग को समझ में आया कि कभी भी किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव निकाला ही नहीं जा सकता है। जब भी पोटेंशियल निकालना है, विभव निकालना है, तो उसको SHE के साथ जोड़ा लगाना होगा। और SHE के साथ ही क्यों जोड़ा लगाना होगा? क्योंकि इसका अपना पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है। तो जो वोल्टमीटर पोटेंशियल बताएगा वो किसके कारण बताएगा? सिर्फ और सिर्फ उस इलेक्ट्रोड के कारण बताएगा जिसका अपना पोटेंशियल होता है। अब हम इसका जोड़ा इसके साथ लगा दिए, इसका अपना कुछ है ही नहीं, तो पोटेंशियल बताएगा तो किसके कारण बताएगा? जिसका होता है उसके कारण बताएगा। तो अब जरा सोचिए, जब आपको इतना समझ हो गया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, अब परिभाषा बोलेंगे तो परिभाषा का एक एक शब्द बोर्ड पर दिखाई देगा। कैसे? तो देख लीजिए, जब किसी इलेक्ट्रोड को SHE के साथ मानक अवस्था में युग्मित करते हैं गैल्वेनिक सेल के रूप में, तो दोनों के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। फिर से इसी परिभाषा को सुना जाए, जब किसी इलेक्ट्रोड को SHE के साथ मानक अवस्था में युग्मित करते हैं तो दोनों के विभव के अंतर को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर आपको अच्छे से आज का क्लास समझ में आया तो जल्दी से बताइए, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव तो है, लेकिन ये त्याग के कारण है कि ग्रहण के कारण? तो आज इस मानक इलेक्ट्रोड विभव का एक नया नाम दीजिए, मानक ऑक्सीकरण विभव। क्योंकि ये विभव इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण आया है जिंक वाले से, इसलिए इस मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम नाम देंगे मानक ऑक्सीकरण विभव। जबकि यहाँ के मानक इलेक्ट्रोड विभव को नाम देंगे मानक अवकरण विभव। तो मानक ऑक्सीकरण विभव क्या है? जब इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण इलेक्ट्रोड विभव की गणना की जाएगी मानक अवस्था में, तो मानक ऑक्सीकरण विभव। और जब इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण की जाएगी तो वो मानक अवकरण विभव। तो इस तरह से मानक इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, एक मानक ऑक्सीकरण विभव और एक मानक। यहाँ पर जिंक का हमने क्या निकाला? मानक ऑक्सीकरण विभव। कॉपर का हमने क्या निकाला? तो देखिए, इलेक्ट्रोड विभव को ई से लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब उसके आगे एक शब्द लग गया है मानक। तो मानक
नॉट। जिंक यहाँ त्याग किया है कि ग्रहण? तो त्याग करवाते हुए केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इस तरह से आप लिखेंगे और इस लैंग्वेज को समझने का क्षमता हम आपको दे दी कि ऐसे लिखेंगे तो पढ़ेंगे जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव, समझिएगा। और ये ऑक्सीकरण विभव ही है, कितना है? हम आपसे कह रहे हैं जबरदस्ती इसका मानक अवकरण विभव लिखवाई। तो इसको समझा कैसे जाएगा, समझिए। बताइए इस धरती पर, मतलब इस पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है वर्ल्ड का? वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क। सपोज दैट एलन मस्क ही मान लीजिए, तो सबसे रिचेस्ट पर्सन अगर एलन मस्क है, सबसे अमीर आदमी, तो सबसे कम गरीब आदमी कौन है? वही है। सबसे अमीर आदमी जो होगा वही सबसे कम गरीब आदमी होगा, नहीं होगा? नहीं समझे आप लोग? अरे छोड़िए, इससे नहीं समझ में आया आप लोग को। आइए अवर सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खींचने में ताकतवर कौन है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। तो सबसे कम विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? वही है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, तो सबसे कम विद्युत धनात्मक तत्व। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जितनी अधिक होगी, ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। कम को दिखाने के लिए हम लिखेंगे। तो आज से आप सभी स्टूडेंट एक बात जान लीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव दो रूपों में लिखा जा सकता है, एक मानक ऑक्सीकरण विभव और एक मानक। प्लस में वो रहेगा जो उसका ओरिजिनल क्षमता रहेगा, प्लस में वो रहेगा जो उसका ओरिजिनल क्षमता रहेगा, माइनस में वो रहेगा जो उसका ओरिजिनल क्षमता।